आज मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2.34। क्वेश्चन है डिस्क्राइब सिस्टमेटिकली द इक्विपोटेंशियल सरफेस करस्पॉन्डिंग टू ए पार्ट में जो सोल्व करना है अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। कह रहा है कि देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है जेड, ये जेड डायरेक्शन हो गया, इधर मैंने वाई मान लिया है, इधर मैं एक्स एक्सिस मान लिया है। सुविधा के लिए आप मान सकते हैं इधर जेड एक्सिस कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, इधर वाई और एक्स कुछ भी कर लो, पर इधर मैंने जेड लिया। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बिल्कुल क्या है, इस तरह से है ना भाई, इस तरह से। और ये किधर है, ये जेड एक्सिस में है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी कैसी होगी, ऐसे होगी ना, इस तरह से, है ना भाई, ये सरफेस हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वर्टिकली जा रही है। यानी हमको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो इक्विपोटेंशियल सरफेस is perpendicular now equipotential is perpendicular to electric field क्लियर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको एक दिशा में दिया है तो उसका जो सरफेस होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सरफेस होगी दैट इज सरफेस ऑन वाई एक्स प्लेन, सरफेस जो होगी वो वाई एक्स प्लेन पर होगी। सपोज दैट ये प्लेन बना रहा हूं, देखिए ऐसे इस तरह से मैं बना देता हूं, ये हो गए। और ये बन गया आपको, ये बन गया प्लेन, ये प्लेन है। ये प्लेन। अब इस तरह से ये प्लेन कौन सा प्लेन है, ये है वाई एक्स प्लेन, वाई और एक्स प्लेन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे ऊपर है तो ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ऐसे होगी, फिर यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे होगी। कांस्टेंट एक फिक्स होगा ना, जैसे ये बनाना तो एक और बना सकते हैं इसमें, है ना, ऐसे ये बन गया एक। इस तरह से सरफेस होगी, हर के प्रत्येक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वली होगी, इक्वली स्पेस होगी, जैसा कि यहाँ बनाया गया है, इक्वली स्पेस का बनाया गया है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो ये कह रहा था कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जेड डायरेक्शन में तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी। सिंपल था क्वेश्चन भाई, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। अब इसका ए पार्ट है, अब बी पार्ट की बात करते हैं। A field that uniformly increasing in magnitude but remains in constant direction। अभी कह रहा है कि इसकी जो फील्ड है ना, वो क्या कर रही है, लगातार बढ़ रही है। यानी इधर के तरफ मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रही है। तो क्या होगा, इसे मान लीजिए कि इस तरह से है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो यूनिफॉर्म हो गई, ये तो यूनिफॉर्म हो गई ना। अब इसमें कह रहा है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ती जा रही है। सपोज दैट कि इसकी मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गई, मान ली कुछ ऐसा आ गया, इस तरह से बढ़ने लगे, है ना, इस तरह से बढ़ने लगे। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन हो गया, एक ये हो गया। मान लेते इस तरह का बना देता हूँ मैं,
ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। फिर यहाँ पे भी कितना हो जाएगी, उतनी ही चौड़ा हो गए ऐसे। अब आगे जब आएगी ना तो पास पास में बनेगी, देखिए पास पास में बन गए, देख रहे देख रहे। पहले इतना गैप था, एक और बना देते हैं इधर। देखिए पहले इक्विपोटेंशियल इतना गैप था, ये अपना गैप था, आगे चल के क्या हो गया, देखो कम कम गैप होने लगा ना, क्योंकि आगे जितने ही जा रहे हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रही है। तो ये जो गैप है, दो सरफेस के बीच का गैप, वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो गैप बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस decreases. गैप बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डिक्रीज करती है, क्योंकि वो पास पास में आने लगती है। क्लियर? तो ये बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट में है, कह रहा है कि अगर पॉइंट चार्ज होगा, चार्ज क्या होगी, पॉइंट, तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, ये सवाल है। सी, a single positive charge at origin, a single, सी में है, when single positive charge, when single positive charge placed at origin, it behaves as point charge, तो ये पॉइंट चार्ज हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आएगी। तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा होगा। This is the equipotential surface. This is the electric field intensity. This is the equipotential surface. This is the equipotential, है ना, equipotential surface. This is the electric field. तो now when charge is point, when charge is point, then Gaussian surface will be spherical. Gaussian surface will be spherical. Gaussian surface क्या होगी, स्फेरिकल होगी। अगर चार्ज क्या होगी, पॉइंट होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है और गॉसियन जो सरफेस होती है, यानी गॉसियन सरफेस या कहिए क्या, स्फेरिकल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दोनों दूसरे पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? कोई डाउट? ओके। अब इसमें एक और पार्ट्स है जो डी पार्ट्स, तो मिला जुला कर ये थ्योरी है और मैंने ऐसा बात कर चुका हूँ। थ्योरी का मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस में मैंने बात किया है। डी पार्ट कहता है कि द यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज
वायर इन अ प्लेन, पैरेलल चार्ज वायर इन अ प्लेन। तो होता क्या है, देखिएगा, इसे मान लीजिए कि पैरेलल चार्ज वायर है एक, तो उसमें क्या होता है कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो कांस्टेंट होगी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर पैरेलल चार्ज वायर, बहुत सारे हुआ। तो एट स्टार्टिंग इक्विपोटेंशियल वैरी करता है, बट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस equipotential will be constant, equipotential will be constant। इससे होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी 1/2πε0 और लैम्डा बाई क्या होती थी, आर होती थी। तो ये तो घटती है आर, जितना ही दूर जाएंगे तो आर घटेगी, लेकिन बहुत जब डिस्टेंस लॉन्ग कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगी ना, पैरेलल दिखाई देने लगेगी। तो इसकी जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी वो क्या होगी, पैरेलल ही होगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2.35, इन अ वांडर ग्राफ टाइप्स जनरेटर अ स्फेरिकल मेटल सेल इज टू बी 15 × 10⁶ volt electrode। The dielectric strength of the gas surrounding the electrode 5 × 10⁷ volt per meter। What is the minimum radius of the spherical cell required? ओके, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल जो है वान डी ग्राफ का द्वारा जो पोटेंशियल है वो है आपको 15 × 10⁶ वोल्ट दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो 10% ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये होता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो E = 10% ऑफ कितना, ये दिया हुआ आपको 5 × 10⁷। तो यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है उसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे लिखेंगे E = 10/100 × 5 × 10⁷, और ये कट जाएगा तो आपको मिलेगा 5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। E = आ गया। वी नो दैट V = E × D। नाउ D = R, रेडियस है, तो V = E इंटू कितना लिखेंगे R, तो R = लिखेंगे V/E। तो यहाँ पर हो गया R = V। V का वैल्यू कितनी है, V का वैल्यू आपको दिया हुआ 15 × 10⁶। 15 × 10⁶ कितना दिया बच्चों, 15 × 10⁶, और E का वैल्यू है वो है 5 × 10⁶। ये कैंसिल, तो आपको आएगा 3 मीटर की रेडियस होगी। रेडियस जो होगी कितने मीटर की होगी, 3 मीटर की होगी। तो R = आएगा 3 मीटर। इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ओके, A small sphere of radius small r1 and charge q1 is enclosed by the spherical shell of radius r2 and charge q2 full stop, so that if q1 is positive, charge will necessarily flow from the sphere to the shell when the two are connected by a wire
नो मैटर व्हाट आर द चार्ज Q2 ऑन द सेल। कह रहा है कि एक आपके पास स्फीयर है और ये क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गई है। ओके, इसकी जो रेडियस है वो क्या है, R1 है। क्लियर। इस पे जो चार्ज है वो है Q1 और इसको बाहर से एक क्या दे दिया हुआ है, होलो स्फीयर दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है, Q2 है और यहाँ पर क्या है, R2 है। क्लियर। ओके, तो कह रहा है ये कि क्या पोटेंशियल, पहली बात कि क्या ये चार्ज को यहाँ से ऐसे कह रहा है कि क्या ये फ्लो करेगा, ऐसा इन्होंने बताया है कि क्या फ्लो करेगा। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ भी रख सकते हो, है ना, कोई भी चार्ज रखो, किसी भी मैग्नीट्यूड का चार्ज रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहना चाहता है कितने भी मैग्नीट्यूड का चार्ज रखो तो होलो सॉलिड स्फीयर से होलो स्फीयर के तरफ ही चार्ज पाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि क्या लिखेंगे, वी नो दैट चार्ज प्लेस्ड inside then this charge appear on surface of sphere। ओके, अगर यहाँ पर आप Q1 चार्ज रखते हैं तो इसके अंदर में क्या आएगा, माइनस Q1 आ जाएगा। पता है आपको, माइनस Q1 आएगा और फिर उसके बाहर पे क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। तो पहले से क्या था, Q2 और बाद में फिर चलेगा क्या, Q1। इस तरह से है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस से ही पता करेंगे, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड, पोटेंशियल difference determine potential difference determine the flow of electric charge, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू आउटर। मतलब कहने का मतलब है कि इस बड़े वाला का पोटेंशियल निकालना है यहाँ, इसके चलते भी निकालना है यहाँ पे, है ना। तो क्या लिखेंगे, देखो वी आउटर को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, K लिखेंगे और छोटा वाला Q1 डिवाइडेड बटे R2। समझ में आ रहा है, R2 ही लेंगे, Q1 के लिए भी R2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है, पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पर पॉइंट कितना डिस्टेंस है, R2 पर है। अब प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, K लिखेंगे। अब Q2 के लिए लिखते हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R2। ये आउटर पोटेंशियल है। समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट, सोच लो भाई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू इनर निकालेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू इनर। तो नाउ पोटेंशियल ड्यू टू इनर के लिए, है ना, इनर स्फीयर, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना आसान है। देखो भाई कैसे निकालते हैं, V इन इजिकल टू लिखेंगे K Q1 डिवाइडेड बटे R1। इसकी पोटेंशियल निकाल देंगे, इसकी रेडियस कितनी है, R1, इसकी पोटेंशियल कितनी है, R1। इस सतह पर क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल। इस सतह का पोटेंशियल और इस सतह का पोटेंशियल अगर हमको मालूम होगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो चार्ज बहेगा, पता चलेगा कैसे बह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, K हो गया, Q1 हो गया, ये R1 हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा निकालते हैं, यहाँ पर हो गया K हो गया, Q2 हो गया और डिवाइडेड बटे क्या हो गया, R2 हो गया। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये समझ में आया या नहीं आया, बोलिए जल्दी। समझ में आया बच्चों, ये हो गया K Q2। इस
इस मतलब यहाँ पे जो चार्ज है उसके वजह से निकाल रहे हैं। तो उसका चार्ज है यहाँ पर Q2 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज था Q1, इसका डिस्टेंस कितना था सेंटर से R1 था। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? यहाँ पर कोई किसी को डाउट नहीं है। अब आप देखो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है? देखो K है, Q1 है, K है, Q1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R1 है। तो R2 बड़ा है, R1 क्या है, छोटा है। तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल कम हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर देखो K है, Q2 है, R2 है, K है, Q2 है, R2 है। तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। तो बच कौन गया, ये वाली बच गई। ये तो कांस्टेंट हो जाएगी, डिफरेंस लेंगे तो घटा देंगे। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा पोटेंशियल किसका है, ज़्यादा पोटेंशियल अंदर वाला का है। तो जाहिर सी बात है कि अंदर से चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा, और आउटर वाला पर चला जाएगा। ठीक है ना, चार्ज कहाँ से फ्लो करेगा, अंदर से, और बाहर पे जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि नाउ क्वेश्चन में यही लिखा है कि पोटेंशियल आपको डिफरेंस निकालना है ना, मतलब कि किस कैसे चार्ज का फ्लो होगा। हाँ तो बिल्कुल चार्ज का फ्लो होगा भाई। तो यहाँ पर लिखते हैं कि नाउ चार्ज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो V जो इन है, V इन वो क्या है, V आउट से बड़ा है। तो जो V होगा V इन माइनस V ओ। ठीक है, अब यहां पर देखिए V इन, तो V इन इसका क्या है, K है, Q2 डिवाइडेड बटे R2। ये हो गया R2 माइनस K Q2 डिवाइडेड बटे R2। V इज इक्वल टू K Q1 K Q1 V बराबर K Q1, V बराबर K Q1, ये आ गया, ये पोटेंशियल आ गया। नाउ चार्ज फ्लो, चार्ज Q1 फ्लो फ्रॉम सॉलिड स्फीयर टू सेल, ये जो बड़ा वाला है स्फीयर, होल स्फीयर, उसी के तरफ चार्ज को बहाएगा, है ना। चार्ज का फ्लो ऐसे होगी, कौन होगी, Q1 होगी। तभी हम लोग कहते हैं कि जो है ना ये चार्ज जो है ना सतह पर चला गया, है ना, डिसाइड हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.37 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। आंसर द फॉलोइंग, कह रहा है कि द टॉप ऑफ द एटमोस्फेयर इज एट अबाउट 400,000 किलो वोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कह रहा है कि सरफेस ऑफ द अर्थ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। ये अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस है। अब इसके ऊपर जो है ना इस तरह से भी क्या कर रही है बच्चों, भी इंक्रीज कर रही है, क्लियर। तो आप लेयर दे सकते हैं, भी यहाँ पर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, भी इंक्रीज। ओके, इस तरह से दे सकते हैं 100 वोल्ट है ना, 200 वोल्ट है ना, 300 वोल्ट, इस तरह से अप टू बहुत सारे लेयर दे सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 400,000 वोल्ट, 400,000 वोल्ट, ऐसे बढ़ते जा रहा है ऊपर जाने पर। विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, कॉमा, करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। अब कह रहा है ना कि ऊपर जाने पर इसका है ना
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, ये कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द फील्ड अबाउट 100 वोल्ट पर मीटर, मैंने सरफेस पे 100 वोल्ट, यहाँ पर यहीं पर ले सकते हैं 100 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कहना चाहता है। तो व्हाई देन वी डू नॉट गेट द इलेक्ट्रिक शॉक एज वी स्टेप आउट आवर हाउस इनटू द ओपन। ये कह रहा है ना कि घर से जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं महसूस करते हैं, ये कहना चाहता है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, है ना, बिटवीन अर्थ कंडक्टर एंड मैन कंडक्टर इज क्या है, 0। अब इसे मान लीजिए कि सरफेस पे सपोज दैट यहाँ पर 100 वोल्ट माना गया है कुछ ऊपर, तो नीचे में मान लो जो कि कोई वैल्यूज होगा, कांस्टेंट पोटेंशियल होगी, तो वही कांस्टेंट पोटेंशियल या कुछ डिस्टेंस पर भी मान लो, इस अर्थ है, अर्थ से इतना दूरी पर भी मान लो कि इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट है, यानी v कांस्टेंट है। तो मैं भी कंडक्टर हूँ तो मेरे लिए भी पोटेंशियल क्या हो गई, v हो गई, और अर्थ भी कंडक्टर है तो अर्थ की भी पोटेंशियल क्या हो गई, v हो गई। तो दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 0 हो गया। समझ में आ रही बात में? तो ना वही लिखा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अर्थ कंडक्टर एंड मैन कंडक्टर इज 0, दैट इज placed on equipotential surface, on equipotential surface, so does not feel the electric shock. इलेक्ट्रिक शॉक इसी वजह से नहीं लगता है। तो ये ए पार्ट था, ठीक है। अ मैन फिक्स आउटसाइड हाउस इज इवनिंग 2 मीटर हाई इंसुलेटिंग स्लैब। हाँ, कह रहा है कि इंसुलेटिंग स्लैब है, ये इंसुलेटिंग स्लैब। मान लीजिए कि इंसुलेटिंग आप स्लैब को, है ना, आपने रख दिया, सपोज दैट ऊपर की तरफ रख दिया, तो इसके क्या है, नीचे में भी कुछ पोटेंशियल, ऊपर में भी कुछ पोटेंशियल है। पोटेंशियल दिख रहा है, पोटेंशियल ऐसे चेंज कर रही है, कुछ हाइट पर रख दिया, तो इसके क्या हो जाएंगे ना, जैसे स्लैब रख दिया सपोज दैट, तो इसको 2 पोटेंशियल मिल जाएगी, एक यहाँ से एक यहाँ से। मान लीजिए कि V1 ये V2 मिल जाएगी, तो इसको पोटेंशियल एक डिफरेंस मिलेगा। ये 2 लेयर की बात है। अभी कह रहे हैं, अब ये नहीं कहना है कि अभी आप बोले थे कि 0 होगा, तो 0 तो मैं भी अर्थ पे हूँ और अर्थ का अपना पोटेंशियल है। जहाँ पर मेरा पैर कांटेक्ट में है वहाँ पे पोटेंशियल अर्थ के लिए, अब मेरे लिए तो सेम है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो गया, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ ऊपर ले जाकर हम क्या करते हैं, कुछ ऊपर, है ना, एक इंसुलेटिंग मटेरियल को रखते हैं, तो ये डिजाइन क्या कर देगा, नाउ फॉर्म द कैपेसिटर, नाउ form the capacitor, है ना, now form the capacitor, so electric charge produced and electric current flow so electric shock है ना, इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस।
तो इलेक्ट्रिक शॉक यहाँ पर लग जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर का क्या कर लिया है, डिजाइनिंग कर लिया है, कैपेसिटर का फॉर्मेशन बना लिया है। पोटेंशियल जो डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज कर रही है उसके वजह से एबव जो अर्थ जाएंगे, है ना, तो आपको जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है। सी में कह रहा है कि द डिस्चार्जिंग करंट इन द एटमोस्फेयर ड्यू टू ए स्मॉल कंडक्टिविटी ऑफ द एयर known to be 1800 ampere on the average over the globe. Full stop. Why then does the atmosphere not discharge itself completely in due course and become electrically neutral? Full stop. Correct. In other words, that's keep the atmosphere's charge. कह रहा है कि पूरे ग्लोबलाइजेशन की वजह से 1800 एम्पियर का क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करती है, ये कह रहा है। तो ये कह रहा है कि क्यों ना उसको, है ना, उस सेल्फ करंट इंड्यूस करके या सेल्फ चार्ज इंड्यूस करके उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, ये बात इन्होंने ऐसा कह रहा है। तो इसमें हम लोग को क्या बोलना चाहिए, इसमें है कि एटमॉस्फेयर, ऐसे लिख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर कंटिन्यूअसली चार्ज्ड बाय थंडरिंग एंड लाइटिंग। जब रेन फॉल होती है ना, लाइटिंग ड्यूरिंग रेनफॉल, जब रेनफॉल होता है ना तो बादल क्या करता है ना, आवाज निकालता है पूरा, है ना, उस पर लेयर बाय लेयर क्या करता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। तो वहाँ पर लाइटिंग भी होती है और थंडरिंग भी होती है, तो उसके वजह से क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। सो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड और कैलकुलेट किया गया है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू आई है वो 1800 एम्पियर इतनी करंट प्रोड्यूस हुई है। क्लियर। नेक्स्ट जो पार्ट है डी, कि व्हाट आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिसिपेटेड ड्यूरिंग द लाइटिंग। कह रहा है कि किस फॉर्म में जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो लाइट के फॉर्म में एनर्जी होती है, ओके। तो इसमें अगर हम डी लिखेंगे कि एनर्जी डिसिपेटेड in the form of पहला है लाइट के फॉर्म में, है ना, लाइट, साउंड के फॉर्म में, स्पार्किंग, जैसे स्पार्क करता है, इसी टर्म में एनर्जी को क्या करता है, डिसिपेट करता है। आप जनरली आप देखे होंगे रेनफॉल के केस में ऐसा होता है। तो चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का थ्योरी और न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। लास्ट जो क्वेश्चन था वो 2.37 है, इसको बार बार रिवीजन करना है। बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर माना जाता है, जेईई मेन, नीट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बनाएंगे, बहुत सारे वीडियोस का बन चुका भी है ना, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।